हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, पहला पार्ट आपने देखा नेशनल करंट अफेयर्स। जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको बताता चलूं, अगर नेशनल करंट अफेयर्स नहीं देखे तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं मई महीने के बाद से लगातार करंट अफेयर्स के 2 वीडियो हर वीक में बनाता हूं और उसमें लगभग सारी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश की जाती है। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि कोई चीज़ छूट गई हो तो आप टेक्स्ट कर दें, उसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। उससे क्या होता है, हमारी टीम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है। ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है आपके सामने, विश्व महासागर दिवस। ये कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। सवाल उठता है कि विश्व महासागर दिवस मनाया क्यों जाता है। पहली बात देखिए, महासागर से जुड़ी सभी पहलुओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा मनाया जा रहा है। आप एक बात समझिए, सभी पहलुओं के प्रति जागरूकता, इसका क्या मतलब हुआ? देखेंगे, जैव विविधता अपने स्तर पे महासागर में भी होता है। दूसरी बात देखेंगे, खाद्य की सुरक्षा के लिए भी इस तरह की जागरूकता बढ़ाई जा रही है। और पर्यावरण की जो आप देखते होंगे पारिस्थितिकी संतुलन, सेम चीज़ आप देखेंगे महासागर के स्तर पर भी, तो वहाँ भी पारिस्थितिकी संतुलन होता है। ठीक है, अगली बात देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्तमान समय में आपको पता होगा ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है कि लगातार प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है शहरों में। ऐसे में क्या होगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जलीय जीवों के लिए। और जलीय जीव आप देखते होंगे, कई बार आपको पता चलता होगा कि मरा हुआ डॉल्फिन मिला, जिसके कारण 50 केजी 60 केजी उसके पेट में पॉलीथीन मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है कि लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है महासागर के बारे में। इसी वजह से विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। देखिए, ये कब से मनाया जा रहा है? 2009 से मनाया जा रहा है। हालांकि आप जब देखेंगे, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992, तब से ये प्रस्ताव चल रहा था और फाइनली 2009 से ये लगातार प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। ठीक है, अगली बात देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, इसका बढ़ना भारत के लिए बहुत अच्छी संकेत है। क्यों, अभी आपको समझाऊंगा। पहली बार 500 अरब डॉलर पार किया, मतलब अभी जो करंट में देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कितना है? 501.7 अरब डॉलर। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 500 अरब डॉलर को पार कर गया। अगली चीज़ इसी में देखेंगे कि देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए, अगर कोई कंपनीज भारत में आती है, भारत में अपनी प्लांट लगाती है या भारत में निवेश करती है, ऐसे में भारत को बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो प्रोडक्ट की कीमत कम होती है। और तीसरी बेनिफिट है कि हमारे देश की जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये सब देखेंगे, उनमें हमारा रैंक सुधरता है। ठीक है, और एक पॉजिटिव माहौल बनता है देश में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है देश की। ऐसे में कभी भी अगर कोई निवेश करता है देश में, ये एक अच्छी संकेत होता है। ठीक, नेक्स्ट बात देखेंगे कि 5वां सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन है? अपना भारत। लेकिन पहला कौन है? ड्रैगन, चाइना। अगली बात देखिए, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अगली बात देखिए, इसी में विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। जिन्हें मिला है उनका नाम है जावेद अख्तर। तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंडियन व्यक्ति को अगर मिलता है तो पूछ लिया जाता है, और ये फर्स्ट इंडियन विनर है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 में मिलने वाला था, वो रद्द कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। समझ पा रहे हैं? ये बात, इस अवार्ड को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, मतलब एशिया का नोबेल प्राइज के समान है। एशियन लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, ये भी आपको पता होगा। अगली बात आपको बताऊं, फिलीपींस के तो तीसरे राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है और लगातार मिलता आ रहा है। मात्र ऐसा तीसरी बार हुआ है जब ये अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। ठीक, अगली बात देखिए, विश्व खाद्य अवार्ड कृषि के क्षेत्र की नोबेल प्राइज बोला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं? इतनी बड़ी अवार्ड है। और इसे कितना अमाउंट दिया जाता है? इसमें 2,50,000 डॉलर है ये, डॉलर। समझ रहे हैं?
बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर देखेंगे रुपये में तो। नेक्स्ट देखिए, ये जो मिला है वो उनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और ये किस क्षेत्र में काम करते हैं? सोयल साइंटिस्ट है, अर्थात मृदा वैज्ञानिक है। मेरे दोस्त, इन्होंने किया क्या जिसकी वजह से इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है? ठीक, तो देखिए, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित किए इन्होंने। आपको बताता चलूं कि वर्तमान समय में देखेंगे तो लगातार क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में जो लिमिट होता है प्रोडक्शन का, वो क्या हो रहा है? लगातार कमता चला जाता है। क्यों? हम लगातार अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक ही जगह ज़मीन है ना भाई, वो तो बार बार उसी के ऊपर हम उपजा रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखा जाता है कि मृदा की कई बार लवणता बढ़ जाती है, और अगर लवणता बढ़ती है तो उसका जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो बाधित होता है, कम हो जाता है। अगली बात देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है। किसने बताया? ये मर्सर, ये एक इंडेक्स निकालता है, एक सर्वे करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये बताता है कि किस शहर में कितनी महंगाई है, और सबसे महंगी शहर इन्होंने जिसे बताया वो है हांगकांग, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक कॉस्टली शहर किसको बताया? हांगकांग को। भारत के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो एक मुंबई को मिला है 60th रैंक, मतलब 60वीं रैंक। वहीं दिल्ली को मिला है 101 रैंक। तो ये तो आपको याद रहेगा 101, ये भी आपको याद रहेगा। अब सवाल उठता है, अकॉर्डिंग टू मर्सर अगर भारत में देखा जाए तो सबसे महंगी शहर कौन? आंसर क्या होगा? मुंबई। नेक्स्ट देखिए, आधार, किस आधार पे ये बताता है? तो मौलिक आवश्यकताओं के आधार पर, बेसिकली आवास, भोजन, परिवहन और कपड़े, ठीक है। तो आपको याद ही होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, और एक इसमें ट्रांसपोर्टेशन जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपके सामने? INS केसरी, ठीक है, पहले भी मैं कवर करवाया था आप लोग से। अब जब मैं पहला लेक्चर लिया था करंट अफेयर्स का, तो उसमें भी मैं ये चीज़ आपको बताया हूँ। फिर भी देखिए, INS केसरी सेशल्स पहुँच गया। आप देखे होंगे कि मेडागास्कर के ऊपर का ये क्षेत्र है, तो सेशल्स पहुँचा और ये पोर्ट विक्टोरिया पे गया। बात ये है कि गया ही क्यों चलाया गया? ये एक्चुअली ये मिशन सागर के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, मिशन सागर के तहत है ये केसरी कोविड-19 से संबंधित मेडिसिन लेकर सेशल्स पहुँचा है। क्लियर है ये बात? तो भारत क्या कर रहा है? बेसिकली सेशल्स का मदद कर रहा है। मिशन सागर, सागर का मतलब क्या होगा? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये मिशन सागर है और मिशन सागर के तहत ये सारी काम हो रहे हैं। बढ़िया इनिशिएटिव है, भारत को सपोर्ट करेगा बाद में सेशल्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 12 जून को मनाया जाता है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों मनाया जाता है? आप देखेंगे मनाने वाले का नाम ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वैसे याद होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 2025 तक इन्होंने बोला है कि बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त कर दिया जाएगा। और ये बात लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देखेंगे टोटल 17 गोल निकाला गया था, उसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो 8.7 में बोला गया कि 2025 आते आते बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, और 2030 आते आते सभी श्रमिकों के लिए कामकाजी माहौल या वातावरण बनाया जाएगा। ये 8.8 में लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। अब सवाल उठता है, क्या वर्तमान में सभी श्रमिकों के लिए कामकाजी वातावरण नहीं है? बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जनरली आप देखेंगे कि वर्किंग आवर 8 आवर होना चाहिए। ये आप देखेंगे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में, तब से ये मांग चली आ रही है और आज तक ऐसा नहीं हुआ है। देखते हैं 2030 में क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया भारत के स्तर पर, और यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार देखेंगे कि भारत का जो संविधान है आर्टिकल नंबर 23, वहाँ भी बैन किया जाता है। 23, 24 दोनों में ऐसा जिक्र किया हुआ है। तो बेसिकली भारत तो अपना एक लक्ष्य लेकर चल ही रहा था, फिर भी कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे, जैसे जहाँ मैं अभी जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कई बार आप देखिएगा सब्जी वाले बच्चे 6th क्लास में, 7th क्लास में, 4th क्लास में ऐसे पढ़ते हैं और वो ठेला चला रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा दर्द होता है कि उनका पढ़ने लिखने का उम्र है और इनको ऐसा नहीं मिलना चाहिए, उनके लिए एक सज़ा है ये, समझ पा रहे हैं। अगली बात देखिए, अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड हत्याकांड। देखिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, इसी वजह से मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जॉर्ज फ्लोयड ये देखेंगे अमेरिका का एक नागरिक है जो कि एक अश्वेत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या हुआ, किसी पुलिस वाले ने इसे हिरासत में लिया और किसी वजह से वो उनका डेथ हो गया जॉर्ज फ्लोयड का। तब विश्व के अनेक देशों ने इसका विरोध किया और एक पोस्टर लगा हुआ देखे होंगे, ब्लैक लाइव्स मैटर। ये बहुत ज़्यादा अनेक देशों में मतलब प्रदर्शन जारी है। क्या पता आपसे एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि ब्लैक लाइफ पोस्टर या ब्लैक लाइव्स मैटर कहाँ के लिए है, तो आप इसको समझा पाइएगा, ठीक है, बता पाइएगा। भारत के लिए जो न्यूज़ था उसमें इसको मुझे कवर करना था लेकिन मैं भूल गया था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जिरीबाम से लेकर मणिपुर की राजधानी इम्फाल को जोड़ेगी, ठीक है, रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। ये लगभग 110 से 111 किलोमीटर लंबी है। ये हिली एरिया में डेवलपमेंट किया जा रहा है। सबसे पहली बात, क्यों किया जा रहा है इतना कष्ट करके? बहुत सारे टनल और बहुत सारे ब्रिज निर्माण किया जा रहा है इसके लिए। आप समझिए, जब भारत को आप समझेंगे तो वहाँ का जो सामरिक सुरक्षा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साथ साथ अगर भारत के अन्य भाग से पूर्वोत्तर की तरफ हम कुछ भी लॉजिस्टिक्स को या सामान को पहुंचाना चाहे तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्योंकि बीच में पड़ जाता है बांग्लादेश। और दूसरी बात, जो चिकन नेक देखे होंगे वो काफ़ी पतला है, वहाँ से दूसरे क्षेत्र में लेकर जाना आसान नहीं है। रेलवे का डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में आप आसाम तक देखते होंगे भली भांति, लेकिन आसाम के बाद काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो ये बेसिकली आसाम और मणिपुर के बॉर्डर पे पड़ता है। जिरीबाम और इम्फाल मणिपुर के बीच में लगभग पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से बोला जा रहा है नेशनल प्रोजेक्ट इसे घोषित कर दिया गया। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर देने के बाद उसका कोई फंड नहीं रोकता, डेवलपमेंट तेज़ी से होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करूँ पूर्वोत्तर की स्थिति, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा हल्का फुल्का। यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, बीच में मिलेगा आसाम का क्षेत्र, यहाँ पे मिलेगा मेघालय का क्षेत्र। तो जैसे ही अरुणाचल से नीचे आएंगे ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र। तो मिजोरम लगभग इस क्षेत्र में मिलेगा आपको। तो यहाँ की बात कर रहा हूँ बीच का, और कहाँ असम थोड़ा इधर का मिलेगा, मतलब असम का विस्तार इस तरह से। तो यहाँ का, तो इस रीजन में ये डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये पूरा पूर्वोत्तर को हम कनेक्ट कर पाएंगे, इसी वजह से इसकी डेवलपमेंट की जा रही है। और ये डेवलपमेंट अगर होता है तो भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियोज़ को लोगों तक शेयर करें, हर लोगों तक इसे पहुँचने दें। कमी कोई लग रही होगी, कोई सजेशन देने का इच्छा हो रहा होगा, ज़रूर जाइए कमेंट बॉक्स में और आप कमेंट्स करें। उससे क्या होगा, मैं और मेरी टीम सुधार करेंगे। जो भी कमी लग रही होगी ज़रूर आप बताएं। आइदर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बताएं, पर्सनल टेक्स्ट करें, आइदर ग्रुप में टेक्स्ट करें, यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी आपको जैसे सुविधा नज़र आए। एक बात और बताता चलूँ, इस चैनल पे अगर आप बने हुए हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको मिलेगा। हर संडे को अभी करंट अफेयर्स बताया जाता है, इसके अलावा 12th क्लास की NCERT ज्योग्राफी बताई जा रही है, ठीक है। धन्यवाद।